हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुलवीर कौर और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड के लिए कुछ एमसीक्यूज़ जो कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों के कॉम्बो हैं। और आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं, आप इनका जो है स्कोर जो भी आपका आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इनको रेफ़र करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा फास्ट एंड अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है, ठीक है। और ये बहुत इजी अभी हमने रखे हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का अभी, क्योंकि हम अपने प्रैक्टिस के इनिशियल वेज पे हैं या इनिशियल फेज़ पे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस पे और फोकस करेंगे तो हम और ज़्यादा थोड़े से टफ़ क्वेश्चंस लाना शुरू करेंगे, या मॉडरेट लेवल के और फिर थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन या मिक्स क्वेश्चन ऐसे ट्राई करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए और देख लीजिए कैसे आपका मतलब क्या आप कर पा रहे हैं इनमें, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का तो आपको आंसर ही दिख रहा है ना। तो इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव बीन कॉट, ठीक है। तो आपको ये पता ही है कि ये आपके कैसे क्वेश्चन है, कैसे वाले सेंटेंसेस है, कंडीशनल वाले सेंटेंसेस है। अगर कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में आपका पास्ट सिंपल में कोई भी कंडीशन आती है, इफ़ से जो भी सेंटेंस बनता है, कंडीशन जो है आपकी वो पास्ट सिंपल में होती है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो वुड प्लस वर्ब के साथ बनता है। और अगर आपकी जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होता है तो वो आपका वुड हैव के साथ यूज़ होता है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वुड हैव यहाँ पे है, ठीक है। और ये कोई ऐसी घटना होती है जिसमें जो पास्ट में जो काम हो नहीं पाए, जैसे इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले ही वो जगह छोड़ चुकी होती या मतलब छोड़ चुकी होती तो शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो उसने क्या कर लिया होता, ट्रेन को पकड़ लिया होता। तो ये काम अतीत में पूरा ही नहीं हुआ। अगर पूरा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ही डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द बुक, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि किसमें एरर है। तो ही का हिम, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। डोंट का डजंट, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि ही हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमारा क्या लगेगा, डजंट लगेगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मतलब जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि आप बहुत माइनर से मिस्टेक कर देते हैं। हमें लगता ज़रूर है कि ऐसी मिस्टेक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स हमसे होती ज़रूर हैं पेपर के टाइम पे, है ना। तो इनको भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, विच प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले लिखा गया है। तो इसमें आपका ट्वेल्थ नाइट आपका आंसर है कि ट्वेल्थ नाइट आपका लिखा गया है। लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसका वर्क है। कई बार होता है कि आप एलिमिनेशन के थ्रू ही अपने आंसर्स को सही करते हैं। तो एलिमिनेशन भी आप कब लगा पाएंगे, जब आपको 1-2 ऑप्शन का पता होगा। तो इसीलिए ऑप्शंस को थोड़ा सा वेरीफाई करना, ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शंस को एनालाइज करना सीखेंगे और साथ में एलिमिनेशन सीखेंगे, सो दैट हम करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएँ, तब भी जब हमारे पास थोड़ा सा करेक्ट नॉलेज ना हो। जैसे अभी विलियम शेक्सपियर का ये प्ले पूछा था, तो यहाँ तक तो ठीक था। तो ये है वंदना किसकी है वंदना है आपकी गिरीश कर्नाड की बुक है, प्ले है गिरीश कर्नाड का, और ये 1971 में मतलब आया था, ठीक है। इसके अलावा बर्थडे पार्टी जो है आपका है हैरोल्ड पिंटर का। और जो ऑल माई सन्स है ये है आपका आर्थर मिलर का एक वर्क है, ठीक है, आर्थर मिलर का। आइए देख लेते हैं ट्वेल्थ नाइट के बारे में कुछ। तो ट्वेल्थ नाइट आपको पता ही है कि 1601 से लेकर के 1602 में पब्लिश हुआ था। और ये आपका कैसा है, आपका एक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडीज़ में से एक है, शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज़ में से एक प्ले है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन पोइट्री द टर्म इंजैम्पमेंट रिफर्स टू। इंजैम्पमेंट आपका किसका रेफर करता है। इंजैम्पमेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस अक्रॉस लाइन ब्रेक्स, ठीक है। तो किस तरीके से हम अपने वर्क में अपनी लाइन, कोई पोइट्री है उसमें लाइन ब्रेक हो जाती है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक ही लाइन चलती है, बीच में कॉमा और फुल स्टॉप ये सब नहीं आता है। एक ही लाइन को हम कंटिन्यू करते करते जब अगली लाइन में पहुंच जाते हैं तो इंजैम्पमेंट कहलाता है। इंजैम्पमेंट अकर्स व्हेन अ पोएटिक सेंटेंस रन्स विदाउट पॉज, ठीक है। रन्स विदाउट पॉज इज द की वर्ड, कि रन्स विदाउट पॉज। एक इंजैम्पमेंट में क्या होता है कि एक वर्क जो है वो बिना किसी पॉज के रन करता है। इट क्रिएट्स फ्लूइडिटी एंड सस्पेंस, फोर्सिंग द रीडर टू मूव
क्विकली टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंजैम्पमेंट होता है। ठीक है, अगले में आ जाते हैं हम। अगला है कि आपका चेंज द पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना हमें पता है कि हमारे एलटी ग्रेड में ग्रामर के भी सारे पोर्शन आते हैं, उसमें आपका एक्टिव पैसिव वॉइस भी आया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आया है, यहाँ तक कि इंग्लिश से हिंदी बनाने का भी सेंटेंस आया हुआ है ना। तो अभी तक हम लोग जो ट्रांसलेशन करते थे हिंदी में आता था, इंग्लिश में करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हिंदी मतलब इंग्लिश में दे करके हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट करना था, ऐसा ऑप्शन था। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो पैसिव वॉइस को भी हम देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में आपको थोड़े से रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, द कमेटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। ठीक है, तो विल है आपका, तो आपको पता है कि विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा विल बी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रिजल्ट्स है। ठीक है, तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमेटी टुमारो। तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें पता ही है कि आपका जब भी पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो हमारा जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है, और बाई के थ्रू अपना सब्जेक्ट लाते हैं। उस तरीके से हमने इसको कर दिया है। ठीक है, रूल्स आपको इनके देखने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ बाई चिनुआ अचीबे। तो चिनुआ अचीबे को हम कैसे देख सकते हैं, अभी देखिए कैसे बताया मैंने आपको कि ऊपर के ऑप्शंस को देख करके अब आप देख सकते हैं एलिमिनेशन का क्लियर एग्जांपल। एलिमिनेशन का क्लियर एग्जांपल क्या है कि अभी ऊपर हम लोग 2 राइटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, द बर्थडे पार्टी को भी डिस्कस कर चुके हैं और हैवदना को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता है कि ये चिनुआ अचीबे का तो वर्क नहीं है आपका। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी किसका है, बर्थडे पार्टी आपका हैरोल्ड पिंटर का, और हैवदना है आपका गिरीश कर्नाड का। तो ये दोनों वर्क तो होने नहीं वाले। तो कौन सा वर्क हमारा है चिनुआ अचीबे का, तो या तो पंपकिन सीड हो सकता है या तो थिंग्स फॉल अपार्ट। अब 50-50 तो आपके चांसेस बनते हैं ना कि आप सही करेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा भी अफ्रीकन राइटर पढ़ा होगा तो आपने चिनुआ अचीबे को जरूर पढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात ये हमारे सिलेबस में भी है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में है ये कि थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचीबे का। तो अगर आपने ठीक से सिलेबस भी पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं कि चिनुआ अचीबे का जो वर्क है वो कौन सा है, थिंग्स फॉल अपार्ट है। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट कब आपका पब्लिश हुआ था, 1958 में पब्लिश हुआ था। और इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया क्लैश बिटवीन अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका ये वर्क किस में है, ये आपका वर्क आपका दिया हुआ है आपके सिलेबस में, एलटी ग्रेड के ही सिलेबस में। तो ये ऑफकोर्स आ सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो ये कि चिनुआ अचीबे कैसे राइटर हैं, तो अफ्रीकन राइटर हैं। दूसरा, थिंग्स फॉल अपार्ट कब पब्लिश हुई थी, तो कब पब्लिश हुई थी 1958 में। इसमें है क्या, इसकी थीम क्या है, तो थीम ये है कि क्लैश बिटवीन अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। और इसका प्रोटैगनिस्ट कौन सा है, प्रोटैगनिस्ट है कौन है इनका, तो कोंको है। ठीक है, ओके, शी इज़ प्रोफिशिएंट इन, तो शी इज़ प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो जब आप किसी भी वर्क में, किसी भी एक्टिविटी में जब प्रोफिशिएंट होते हो ना, तो आपका क्या लगता है, प्रोफिशिएंट इन लगता है। ठीक है, जब आप किसी भी एक्टिविटी में प्रोफिशिएंट होते हो तो आपका क्या लगता है, इन लगता है। अदरवाइज आपके साथ आपके साथ क्या लगता है, प्रोफिशिएंट ऑन या प्रोफिशिएंट विद, ये सब आपके नहीं लगते हैं। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफर, तो क्या मीनिंग है मेटाफर का। अब इसको बताना मतलब आराम से आप इसको किस में कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है तो देखते हैं। डायरेक्ट कंपेरिजन यूजिंग लाइक एंड हमें पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो किसका सिंबल है, ये आपका सिमिली का सिंबल है कि लाइक और एज आएगा तभी हमारा होगा। एग्जैगरेशन ऑफ एम्फेसिस किस में होता है, जब आप हाइपरबोल में ही हम एग्जैगरेट करते हैं किसी चीज़ को। क्वेश्चन आस्क फॉर इफेक्ट, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो क्या है आपका फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन थिंग इज सेड टू बी अनदर। ठीक है, तो एक चीज़ को जब दूसरी चीज़ का ही एग्जाम्पल दे दिया जाए तो वो आपका मेटाफर होता है। ठीक है, मेटाफर इज एन इम्प्लीसिट कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसीलिए लाइक और एज नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए ये इम्प्लीसिट आपका कंपैरिजन होता है। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है टाइम इज़ थीफ का। टाइम इज़ थीफ, टाइम ये नहीं कहा टाइम इज़ लाइक अ थीफ, टाइम एक थीफ के जैसा नहीं है, लेकिन टाइम एक चोर है, सीधे से ये बता दिया गया। तो इसलिए ये आपका क्या है, सीधे उसी को इम्प्लीसिट कर दिया गया, इसीलिए ये आपका क्या है, मेटाफर है, ना कि
आपका ये सिमिली है या हाइपरबोल है। ठीक है, अगला है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट द चेंज। तो नीदर द टीचर नॉर द, नीदर नॉर का जहाँ भी आपका यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे जो भी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाते हैं वो किसके हिसाब से लगाते हैं, वो हम लगाते हैं अपने सेकंड पर्सन के हिसाब से। ठीक है, नॉर के बाद जो दिया हुआ है उसके हिसाब से लगाते हैं। अगर नॉर के बाद यहाँ पे प्लूरल है तो चाहे भले ही आपका टीचर सिंगुलर हो, हम यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, नीदर नॉर और नीदर नॉर के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन लिटरेरी स्टडीज़ व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कई सारे राइटर्स ने यूज़ किया है। वर्जीनिया वुल्फ ने इसे अपने वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ किया डॉल्स हाउस में। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आपके विचार जैसे जैसे चल रहे हैं आप बिल्कुल वही चीज़ें आप अपने वर्क में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको सीधा सा इसका आंसर पता लग रहा है कि क्या है, प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स इनर थॉट डायरेक्टली एंड स्पॉन्टेनियसली। आप बिल्कुल फ्लो में अपने ख्यालात को बताते चलते स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। ये आपका नेचुरल फ्लो ऑफ इमोशंस, थॉट्स एंड इमोशंस एंड मेमोरीज इन द ह्यूमन माइंड, यही आपको दिखाते हैं। ठीक है, नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड मेमोरीज इन योर ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इनके मेजर राइटर्स कौन है, वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, विलियम फॉकनर है। वर्जीनिया वुल्फ ने इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था इस वर्क को। ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक। हमें पता है कि ईच एक लड़के के लिए आता है ना। भले ही यहाँ पे आपका ये स्टूडेंट्स पूरा आ रहा हो, लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर ईच लगा है तो इसका मतलब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो ईच पर्सन हैज़ अ, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक। ठीक है, तो ईच क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है। हमें पता होना चाहिए कि ईच क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है और इसके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, 12th नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इस फिगर ऑफ स्पीच को हमें बताना है। तो हमें बताना है द मून वॉज अ घोस्टली गैलन टॉस्ड अपॉन अ क्लाउडी सीज। ठीक है, तो सिमिली का तो हमें अभी ऊपर हमने देखा एग्जाम्पल है ना, इसी तरीके से आपको देखते चलना है कि आपका क्या एग्जाम्पल हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सिमिली तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें लाइक एस तो दिया नहीं है। द मून वॉज अ घोस्टली गैलियान। तो मोस्ट क्या है, घोस्टली गैलियान है। तो इसमें कोई एग्जैगरेशन वाली बात नहीं है, वो ये बता रहा है कि मून बिल्कुल घोस्टली गैलियान जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सिमिली है नहीं क्योंकि एज और लाइक का प्रयोग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेटाफर है आपका ना, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब तो ये होता है कि आप किसी नॉर्मल चीज़ को आप पर्सोनीफाई कर दो, उसे एक पर्सन के गुण दे दो। तो ऐसा तो कोई गुण दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी देख लीजिए, ये लाइन ली कहाँ से गई है, तो ये लाइन ली गई है मैथ्यू अर्नोल्ड के डोवर बीच से। द मून वॉज अ घोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन क्लाउडी सीड्स। तो ये आपकी लाइंस कहाँ से ली गई हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के डोवर्स बीच से ली गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता ही दिया गया है कि आपको कैसा आपका वर्क है ये। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हाउ आई नो अबाउट द टेस्ट आई। हाँ, तो जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जैसे अगर अगर मुझे टेस्ट के बारे में पता होता तो मैंने क्या कर लिया होता, तैयार कर लिया होता। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको क्या करेंगे, वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल बी का नहीं होगा, वुड बी का नहीं होगा। ठीक है, किसका होगा, वुड हैव बीन का प्रयोग होगा। एम का तो होने से ही रहा। ठीक है, तो वुड हैव बीन। ठीक है, और ये बताया हुआ थर्ड कंडीशनल पास्ट अनरियल है। ठीक है, तो जब अगर ये है कि अगर मैंने पास कर लिया होता, अगर मैं जानता होता तो मैं ये काम करता, अभी ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आपका क्या लग जाएगा, हैड आई नोन अबाउट दिस, हैड आई नोन अबाउट द टेस्ट आई वुड हैव बीन प्रिपेयर, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा विच पोएट रोट द पोएम द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड हमें पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस में ही है, और जो सिलेबस की चीज़ें वो तो हम बिल्कुल नहीं गलत कर सकते। तो सिलेबस में ही है हमारे, तो इसका राइटर कौन है, इनके राइटर हैं आपके T.S. इलियट्स। T.S. इलियट ये आपके इन्होंने कब पब्लिश किया था इस वर्क को, तो 1922 में ये पब्लिश होता है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 1922 में ये
आपका मेजर मॉडर्निस्ट पोएट टी.एस. इलियट का वर्क है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है कि इलियट के अलावा ईट्स का बुक बताया गया है। ईट्स का जो फेमस वर्क है वो द सेकेंड कमिंग है, ये भी आपके सिलेबस में है। और फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन है। पी.बी. शैली का आपको पता ही है, हमारे सिलेबस में है फिलहाल के लिए। आपका इसमें ओ टू द वेस्ट विंड, ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़नी ही है ना। नेक्स्ट आते हैं हम नीदर ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर जब हमने क्वेश्चन देखा था ग्रामर का, नीदर और नॉर का था, लेकिन यहाँ पे नीदर का है। नीदर नॉर में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपका सेकंड जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मतलब सेकंड जो नाउन है वो आपका नॉर के बाद वाला जो नाउन है वो डिसाइड करता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। लेकिन नीदर वाले में आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ पे हमसे एरर पूछी गई है कि नीदर ऑफ द सॉल्यूशन सीम डिससैटिस्फैक्टरी। तो नीदर का ईदर तो होगा नहीं, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीम का सीम्स हो जाएगा। सीम का क्या हो जाएगा, सीम्स हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सीम का सीम्स हो जाएगा। नीदर ऑफ द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, तो सही करेक्ट आपका सेंटेंस क्या बनेगा, नीदर ऑफ द सॉल्यूशन सीम्स सैटिस्फैक्टरी। नेक्स्ट आते हैं अपने पे। तो नेक्स्ट है क्या, व्हाट डज द ह्यूब्रिस मीन इन लिटरेचर। ह्यूब्रिस का मतलब क्या है, ये आपकी ट्रेजेडी से रिलेटेड आपकी टर्म है एक, और टर्म्स हमारे में पूछी जाती हैं कम से कम ना हो तो 8 से 10 टर्म में हमारे टर्म्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे में आने वाले हैं एलटी ग्रेड में। तो टर्म्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। जिन टर्म्स से आप कंफ्यूज हो जाते हैं उनके अलग से नोट्स बनाइए और उनको अलग से देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेसिव प्राइड लीडिंग टू डाउनफॉल। ये किस के लिए, ह्यूब्रिस का मतलब एक्सेसिव प्राइड लीडिंग टू डाउनफॉल। ठीक है, ये कैसी टर्म है, ग्रीक टर्म है, एंशिएंट ग्रीक टर्म है। एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस ऑफन द ट्रैजिक फ्लॉ दैट कॉजेज द प्रोटेगोनिस्ट डाउनफॉल, जैसे कि ओडिपस में ग्रीक टर्म है और नॉर्मल टर्म में हम लोग इसको ट्रैजिक फ्लॉ कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में भी पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अच्छा, इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो इनको हमें सिंपली पता होना चाहिए, रूल्स इनके पता होने चाहिए। हमें पता है, पहले ही हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। ठीक है, विल है तो विल का हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते टाइम वुड हो जाता है। अब इसमें वुड तो है नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ भी कट हो गया। और सेकंड वाला भी ऑप्शन आपका कट हो गया क्योंकि विल हैव दिया हुआ है, ना कि वुड दिया हुआ है। तो हमें सीधे से हमारा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, वुड। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। ही सेड दैट ही वुड फिनिश द वर्क नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने, विच ड्रामा इज़ रिटन बाय हेनरिक इब्सन। तो कौन सा ड्रामा है जो कि आपका हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है, तो हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया अ डॉल्स हाउस। ठीक है, हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है डॉल्स हाउस। ठीक है, ऊपर शायद मैंने वर्जीनिया वुल्फ के किसी मतलब वर्क का नाम लेते हुए शायद मैं कंफ्यूज हो गई, डॉल्स हाउस मैंने उनका बता दिया वर्जीनिया वुल्फ का, यहाँ पे मैं गलत हूँ। ठीक है, हेनरिक इब्सन का वर्क है क्या, द डॉल्स हाउस, 1879 में पब्लिश हुआ था। वर्जीनिया वुल्फ का कोई एक वर्क है जो शायद मुझे नाम शायद क्लियरली याद नहीं आ रहा है, उसमें आपका क्या कहते हैं, उसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा से यूज़ किया है। अगर मैं भूल रही हूँ तो आप ही कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक सी। ठीक है, तो थोड़ा कमेंट करिएगा और ताकि हम लोग देखते चलें कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। तो अगर याद आए आप लोगों को या याद हो आप लोगों को तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले अपने क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट वर्ब फॉर्म बाय द टाइम ही अराइव्ड द लेक्चर। ठीक है, तो इसमें जो है पास्ट की जो पास्ट परफेक्ट के आपका ये क्वेश्चन है, जैसे ही वो मतलब जिस टाइम तक वो पहुंचा तब तक लेक्चर क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। जो काम पहले हो चुका होता है, हमें पता है जो काम पहले हो चुका होता है हम उसको किस में कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, और जो काम हो रहा है उसको मतलब जो काम बाद में हुआ उसको हम किस में कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है ही अराइव्ड, तो इसका मतलब ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। बाय द टाइम ही अराइव्ड द लेक्चर हैड
स्टार्टेड, ठीक है, द लेक्चर हैड स्टार्टेड, ओके, ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम आते हैं कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली टर्म है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में आई हुई टर्म है। प्योरिफिकेशन और इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस, ये आपका क्या है, कैथारसिस का मीनिंग होता है, ठीक है। होप सो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे आज के। होप सो इसी तरीके से धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। हमें पहले एक छोटी छोटी हैबिट बनानी है ताकि हम मतलब क्या कर पाएँ, अपनी एक हैबिट के थ्रू हम उनको डिस्कस कर पाएँ, है ना, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आदत पड़े। दूसरी चीज़ ये कि ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, अगर आपके इसमें 15 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आई थिंक आप ठीक रास्ते पे हो, लेकिन अभी मैंने इसमें मॉडरेट नहीं डाले हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे। आपको इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा और मतलब अच्छे से स्टडी करके, अगर इसमें आपकी जो भी मार्क्स आए हुए हों आप उनको कमेंट करिएगा ताकि मैं भी देखूं कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, और फिर धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे एग्ज़ाम्स के लेवल के हिसाब से थोड़ा और अपर लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, और राइटर्स को भी इंक्लूड करेंगे जो आपके सिलेबस में है। होप सो आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए, लॉन्ग वीडियो आए, प्रैक्टिस वीडियो आए, शॉर्ट्स वीडियो आए, तो उनको आपको तुरंत आप एक्सेस कर पाएँ, और इस वजह से आप इनको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।